इज़ रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो कि रिगिंग के दौरान मीन के लिफ्टिंग के दौरान जब क्रेन काम कर रही होती है उस वक्त यूज़ होते हैं। कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से हार्डवेयर के अंदर ऐसे टूल्स हैं जो कि रिगिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। रिगिंग हार्डवेयर रेफर्स टू डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज टू लिफ्ट एंड मूव लोड इन अ क्रेन सिस्टम सिक्योरली। रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर का मतलब वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि लोड को उठाने के लिए और क्रेन की एक्टिविटीज़ को सिक्योरली परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द टूल यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द लोड इवेंटली वाइल होइस्टिंग। और उसके बाद जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भी ये डिफरेंट इक्विपमेंट हार्डवेयर यूज़ होते हैं। अब इसके जो रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए। अब इसके अंदर मोस्टली जो लिफ्टिंग मशीन्स हैं जो कि इन हैवी लोड्स को मैनेज कर रही होती हैं उसके अंदर कैरी डेक्स, क्रॉलर क्रेन्स, बूम लिफ्ट, हाइड्रोलिक ट्रक्स ये और मैक्सिमम जो रेंट के ऊपर क्रेन्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ट्रांसपोर्टिंग जब भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, शिपिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है या कोई इवेंट्स वगैरह मैनेज करना है तो उसके अंदर इनको यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर जो रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर है उनके नाम क्या हैं? इसके अंदर हुक्स हैं, बेल्ट्स हैं, उसके बाद आपके आ जाते हैं शैकल्स आ जाते हैं, टर्न बैकल्स हैं, वायर रोप्स हैं, आई बोल्ट्स हैं और ये चीज़ें डिफरेंट वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अब जो शैकल वगैरह हो गया, आई बोल्ट है या हुक वगैरह है, ये मोस्टली यूज़ होती हैं जब भी आपने किसी स्लिंग को, किसी बेल्ट को आपने लोड और क्रेन के साथ अटैच करना होता है उस वक्त इनको यूज़ किया जाता है। और जो बेल्ट्स होते हैं उनको जो अटैच किया जाता है वो इसलिए अटैच किया जाता है कि वेट को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट किया जा सके। और जो बेल्ट्स होते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कलर कोडिंग भी होती है और इनके ऊपर वहाँ पे स्लिंग, वहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं ब्लैक कलर के जो कि बता रहे होते हैं कि कोई भी जो बेल्ट है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। अगर एक बेल्ट वायलेट कलर का है तो उसकी कैपेसिटी 1 टन होती है और अगर वही बेल्ट ऑरेंज कलर का है तो उसकी मिनिमम जो कैपेसिटी होती है वो 8 टन से शुरू होती है। और किसी भी बेल्ट के ऊपर अगर एक ब्लैक स्टिच लगा हुआ है, एक सिलाई लगी हुई है तो इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी 1 टन है। और जितने स्टिचेस वो इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही उसकी जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करती जाती है। और मोस्टली 8 टन से लेके अबव जितना वेट भी होता है उसको लिफ्ट करने के लिए ऑरेंज कलर के जो बेल्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। हैवी लिफ्टिंग के लिए ऑरेंज कलर के बेल्ट्स को यूज़ किया जा रहा होता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ये जो रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर हैं ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वेट को सेफली और सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके और जो क्रेन की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सेफली परफॉर्म किया जा सके। अब जो रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर हैं तो इनको यूज़ करने के लिए क्या टिप्स हैं, क्या आपके लिए सजेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इन हार्डवेयर को यूज़ करेंगे तो वो सिक्योरली और सेफली वेट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो जब भी आपने रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर चेक करने होते हैं या उनको सेलेक्ट करना होता है उससे पहले आपने वहाँ पे कंसीडर करना है कि वहाँ पे वेदर कंडीशंस क्या हैं, इन्वायरमेंट एंड वेदर ऑफ योर साइड। कुछ जो इक्विपमेंट्स या हार्डवेयर जो होते हैं तो वो क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग कोल्ड एरियाज़ के लिए बेस्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं हीटेड एरियाज़ के लिए सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर वहाँ पे बेस्ट होते हैं। अब जैसे लोहे की एग्जांपल ले लें तो अब जो एरिया सॉल्टी है जहाँ पे नमकियात ज़्यादा हैं वहाँ पे लोहा सही से काम नहीं करता, वहाँ पे मोस्टली स्टील अलाई वगैरह यूज़ किए जा रहे होते हैं या कंक्रीट को यूज़ किया जा रहा होता है। अब इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है और लिफ्टिंग के दौरान स्टील कंपोनेंट्स को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट अराउंड सॉल्ट वाटर बॉडीज में रिक्वायर स्टेनलेस स्टील हार्डवेयर टू गार्ड अगेंस्ट रस्ट। और जंग से बचने के लिए जो एरिया जहाँ पे पानी वगैरह है और वहाँ पे सॉल्टी इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे स्टेनलेस स्टील को यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि समंदर के अंदर भी होइस्टिंग एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं तो वहाँ पे भी अब लोहा तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि लोहा एकदम से जंग पकड़ लेता है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है जिसको कंसिडर करना होता है वो क्वालिटी ऑफ रिगिंग मटेरियल है। जो रिगिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आप सस्ता मटेरियल लेंगे तो वो हार्डवेयर क्या करेगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगा। अब क्योंकि जो आपके एक्सपेंसिव हार्डवेयर होते हैं तो उनकी जो लाइफ टाइम होता है और उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो लॉन्ग होता है और वो क्या करते हैं डिफरेंट वेदर कंडीशंस और डिफरेंट जो आपके रिगिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वहाँ पे आपको इजीली काम करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि जो इनएक्सपेंसिव मटेरियल होता है तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब भी रिगिंग हार्डवेयर यूज़ करना होता है तो उसके अंदर वहाँ पे
रिप्यूटेबल सोर्स को चेक करना होता है। कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि प्रॉपर्ली रिप्यूटेबल है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है और वो सेफ और सिक्योर है, लिफ्टिंग के दौरान उसके हार्डवेयर जो हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। उसके बाद मटेरियल यू आर लिफ्टिंग एंड लोड लिमिट। थर्ड जो चीज़ आपने रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर सेलेक्ट करते हुए करनी होती है वो देखना होता है कि टोटल वेट आप कितना मूव करवाने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, लोड कैलकुलेशन देखी थी। लोड कैलकुलेशन के अंदर हम क्यों वेट को मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि टन्स के हिसाब से जब आपने वेट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, अब उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हुक्स भी इस्तेमाल होंगी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बेल्ट्स इस्तेमाल होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्लिंग्स इस्तेमाल होंगी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वायर रोप होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्रेन भी होगी। अगर आप वेट को प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं करते या इसके अंदर किसी किस्म की एम्बिग्युइटी लेके आते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो वर्किंग लोड लिमिट है उसके एक्सीड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आपकी जो वर्किंग लोड लिमिट है किसी भी इक्विपमेंट की अगर वो एक्सीड हो जाती है तो उसके फेल होने के चांसेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो क्रेन के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट हार्डवेयर हैं उनके नाम भी आपने याद रखने होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आई बोल्ट या स्टील नट्स आ जाते हैं, उसके बाद रिगिंग हुक्स आ जाती हैं। अब हुक्स की जो मल्टीपल टाइप्स हैं, तकरीबन 20 से 25 टाइप की क्या होती हैं, हुक्स होती हैं जो कि रिगिंग के अंदर यूज़ की जा रही होती हैं। उसके बाद वायर रोप्स होती हैं जो कि वहाँ पे यूज़ की जाती हैं वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अटैच करने के लिए। फिर उसके बाद स्प्रेड बार बीम या लिफ्टिंग बीम होता है। अब ये मोस्टली जो आपके लेंथी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है उनको वहाँ पे बैलेंस करने के लिए इस स्प्रेड बार को यूज़ किया जाता है। उसके बाद पुल्लीज और ब्लॉक्स को यूज़ के पुल्ली या ब्लॉक्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये आपके शैकल्स होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक स्लिंग्स हैं जो कि डिफरेंट हैवी वेट्स की लिफ्टिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। टर्न बैकल्स यूज़ किए जाते हैं जब भी एक जो वेट है, जैसे 10 टन का कोई लोड है, अब उसको आपके आसानी से उसकी डायरेक्शन तो सेट नहीं कर सकते। अब उसकी जो डायरेक्शन है वो आप इजीली सेट नहीं कर सकते, और क्रेन को भी आप एकदम से पूरी दूसरी डायरेक्शन में लेके नहीं जा सकते। अब उसको डायरेक्शन को वहाँ पे मैनेज करने के लिए टर्न बैकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो टर्न बैकल है, टर्न बैकल की जो दोनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं। अब उनको क्या किया जाता है, किसी वायर या रोप के जरिए वहाँ पे अब ये टर्न बैकल है। इस टर्न बैकल की क्या है कि दो साइड्स हैं, अब दोनों साइड्स क्या है कि मूवेबल है। अब जब भी आपने क्रेन आपकी आ गई और उसकी हुक आपकी इस डायरेक्शन के अंदर है, जबकि लोड आपका इस डायरेक्शन के अंदर है। अब आप ये दोनों देख रहे हैं, क्या मसला है, बाहर बैठ जाए। अब इसको सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, टर्न बैकल का इस्तेमाल करेंगे। ये अब लोड है तो इस लोड को आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये अटैचमेंट पॉइंट्स है जहाँ पे आपने किसी भी स्लिंग वगैरह को अटैच करना है। अब जब आपने क्रेन को बैलेंस करना है तो क्रेन की जो हुक है उसको इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मैच करना है और इनको वहाँ पे सेट करना, पोजीशन सेट करनी है, तो वहाँ पे आप टर्न बैकल को यूज़ किया जाएगा। टर्न बैकल की दोनों साइड्स क्या हैं, मूवेबल हैं, और उन दोनों को आप कर सकते हैं, इजीली वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए वहाँ पे आप वेट की जो पोजीशन है उसको सेट कर सकते हैं। तो इन रिगिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर को मोस्टली यूज़ किया जाता है जब भी रिगिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। अब सबसे पहले आई बोल्ट या सेफ्टी नेट आ जाता है, स्टील नेट। तो आई बोल्ट या स्टील नेट्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं एंकर पॉइंट के तौर पे जब भी आपने किसी केबल वगैरह को अटैच करना होता है। और इनकी भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं शोल्डर आई बोल्ट्स, दूसरे होते हैं नॉन शोल्डर। शोल्डर आई बोल्ट्स जिनका क्या होगा कि शोल्डर बना हुआ होगा। अब ये जो शोल्डर आई बोल्ट्स होंगे तो ये आई बोल्ट्स मोस्टली जब भी आपकी दो स्लिंग्स यूज़ होंगी और वहाँ पे आपकी एंगुलर लिफ्टिंग होगी जिसके अंदर एंगल बन रहा है, वहाँ पे शोल्डर आई बोल्ट्स को यूज़ किया जाएगा। और नॉन शोल्डर आई बोल्ट्स तब यूज़ किए जाएंगे जब आप जस्ट क्या कर रहे हैं, वर्टिकल रिगिंग परफॉर्म कर रहे हैं। वर्टिकल रिगिंग के दौरान अब नॉन शोल्डर को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉन शोल्डर क्या कर सकता है कि वो जस्ट वहाँ पे वर्टिकल लोड को ही बियर कर सकता है। अगर आप उसके ऊपर एंगल के जरिए वहाँ पे लोड को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी नेक के ऊपर क्या करेगा, स्ट्रेस डालेगा और उसके ब्रेक होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद ये जो आई बोल्ट्स होते हैं तो इनको आपने क्या करना होता है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। और जो आई बोल्ट्स की टाइप्स हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं किस किस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले कि जो वेट, लोड का टोटल वेट है वो कितना है। अब जो आई बोल्ट्स हैं इनके साइजेस भी हैं। अब इनके जो साइजेस हैं वो 3/4 इंचेस से स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम ये 10 to 20 इंचेस तक जा रहे होते हैं। अब जो जितना वेट हैवी होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाएगा। इनके लिए चार्ट्स अवेलेबल होते हैं कि कितने टन के लिए किस साइज़ का आपने आई बोल्ट यूज़ करना है। उसके बाद सेकेंड चीज़
किस टाइप की आप स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, सिंगल स्लिंग यूज़ कर रहे हैं या डबल स्लिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका एंगल बन रहा है तो आप शोल्डर आई बोल्ट यूज़ करेंगे। अगर सिंगल स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉन शोल्डर आई बोल्ट्स को यूज़ किया जाएगा। खड़े हो जाए दोनों जी, खड़े हो जाए। उसके बाद जो एंगल है लोड का, वो भी क्या कर रहा होता है, इनकी कैपेसिटी के ऊपर असर डाल रहा होता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक जो जस्ट वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और जो एंगुलर की जा रही है, इन दोनों के डिफरेंस अंदर क्या आता है, वर्टिकल के अंदर सिंगल साइडेड आपका क्या होता है, स्ट्रेस होता है, जबकि आपकी जो एंगुलर लिफ्टिंग है उसके अंदर ड्यूल साइड से आपकी क्या होती है, वहाँ पे फोर्स लग रही होती है। अब उसकी वजह से भी उनकी जो मैंने चार्ट भी आपको दिखाया था कि जो रेट कैपेसिटी होती है वेट की, जो वो वहाँ पे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना होता है, आपने एंगल को भी वहाँ पे कंसिडर करना होता है। और उसके बाद आपने देखना होता है कि जो फ्रेम है उसके ऊपर जो वेट है उसको किस तरह आप सिक्योर करेंगे। अब जो मेटल्स वगैरह होती है, मेटल्स के अंदर मोस्टली क्या किया जाता है, वहाँ पे थ्रेड्स को एंगेज किया जाता है। चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ वहाँ पे एडजस्ट की जाती हैं, जबकि जो वुड्स वगैरह होती हैं उनके अंदर चूड़ियाँ नहीं होती, उनके अंदर मोस्टली उस वेट को क्या किया जाता है, वहाँ पे हैमर का जरिए वहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा होता है। तो अब इसलिए देखना है कि आप जो वेट को सिक्योर कर रहे हैं वो कौन से मटेरियल के ऊपर कर रहे हैं। जब भी आपने आई बोल्ट को सिलेक्ट करना होगा तो इन चारों चीज़ों को आप क्या करेंगे, वहाँ पे कंसिडर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग फिर आपने क्या करनी होती है, वहाँ पे आई बोल्ट या स्टील नेट की सिलेक्शन करनी होती है। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं तो वो भी आई बोल्ट्स की तरह इनको यूज़ किया जा रहा होता है, और इनके भी जो वेरियस रिगिंग इंक्लूडिंग जिस तरह विंग्स नेट हैं, डूम नेट्स हैं, बॉल एंड्स हैं, हेक्स नेट है, ये डिफरेंट टाइप्स इनकी वहाँ पे यूज़ की जा रही होती हैं। अब जो विंग्स होते हैं, जिस तरह के आपने देखा हुआ है कि जो बॉल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे होते हैं, उसकी यहाँ पे इस तरह से दो से विंग्स बने होते हैं। अब वो विंग्स क्या होते हैं कि वहाँ पे वो उस वेट को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर दूसरे होते हैं डूम शेप, डूम जिस तरह ये गुंबद से बना होता है, इस तरह के नट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड आपके आ रहे हैं हेक्स नट्स, हेक्स नेट जिसके अंदर वहाँ पे आपके पेचकस के वो निशान बना होता है कि उसके अंदर किस तरह के आप वहाँ पे कोई नेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि वहाँ पे लिफ्टिंग के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, नेट्स वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इनके जो साइजेस हैं उनको भी आपने लोड की रेटिंग के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है रिगिंग हुक्स। अब जो हुक्स हैं तो वो मोस्टली यूज़ की जाती हैं जब के ऑब्जेक्ट्स को इजीली लिफ्ट किया जाए और वो स्लिप ना करे। अब जो हुक है तो उसके आगे से आप देखते हैं कि टर्न हुई होती है, पूरा यू शेप बनी होती है, ताकि जब भी उसके अंदर कोई वायर रोप है या स्लिंग वगैरह है उसके अंदर वहाँ पे एडजस्ट की जाए तो वो उसमें से स्लिप ना हो। तो अब इसको यूज़ किया जाता है हैवी लिफ्टिंग के लिए, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अंदर सॉर्टिंग हुक्स हैं, चोकर हुक्स हैं, क्लेविस ग्रैब हुक्स हैं, आई हुक्स हैं। अब ये जो हुक्स हैं तो ये अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू शेप्स। अब कुछ आपकी जो हुक्स होती हैं जिस तरह वो मच्छी का कांटा होता है इस तरह की होती है। फिर ये जो एक ऊपर हुक की टाइप थी जो कि आपकी ये आई हुक की बनी हुई है, जिसके अंदर यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि सेफ्टी क्लच भी आ रहा है जो कि यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद कुछ हुक्स होती हैं जो कि आपकी प्रॉपर ये बाउल टाइप बना होता है, और वो आपकी आ जाती है, ये आ जाती है आपकी जो चोकर हुक आ जाती है। फिर क्लेविस ग्रैब आ जाती है जिसके अंदर आपके क्या होता है कि मोस्टली ये दो टाइप साइडें बनी होती हैं और इसके अंदर वहाँ पे वेट की लिफ्टिंग वगैरह की जा रही होती है। अब ये डिफरेंट टाइप्स की हुक्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब जो हुक्स हैं तो ये भी हुक्स हैं जब सेलेक्ट की जाएंगी तो सेलेक्ट किस बेस पे की जाएंगी, एक तो देखा जाएगा टोटल वेट कौन सा है, उसके बाद जो लिफ्टिंग है वो कौन सी कर रहे हैं, आप सिंगल लिफ्टिंग वर्टिकल लिफ्टिंग कर रहे हैं या एंगुलर लिफ्टिंग कर रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, हुक को यूज़ किया जाएगा। अब जो फैक्टर्स हैं जो कि हुक की कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, एक तो जो एंगल है लिफ्टिंग का वो इसकी कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, सेकंड जो वेट है मटेरियल का वो अफेक्ट करता है, थर्ड जो इसके जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं हुक के नीचे के साथ वो, और जो चौथी चीज़ है वो है शेकल टाइप, जो शेकल इसके साथ यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जा रहा है। अब क्यों शेकल की जो अपनी कैपेसिटी है वो वहाँ पे क्या की जाएगी, कंसीडर की जाएगी, हुक की कैपेसिटी उसके साथ वहाँ पे लिंक्ड हो जाती है। अब ये जो हुक्स हैं तो इनको आप लिफ्टिंग के लिए, होइस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और जब भी हुक्स को यूज़ किया जाएगा तो इनकी वहाँ पे प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, इनके अंदर बेंडिंग वगैरह तो नहीं है, कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, तो इनके ऊपर कोई स्ट्रेन वगैरह का साइन तो नहीं है, वेल्डिंग वगैरह तो नहीं हुई है, कोई कट्स वगैरह तो नहीं लगे हुए, जंग वगैरह तो नहीं है, या कोई किसी किस्म का डैमेज तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को चेक करके उसके बाद हुक को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन वायर रोप्स। वायर रोप्स जो होती हैं ये अब मोस्टली जब भी आप क्रेन को देखते हैं तो क्रेन के अंदर वहाँ पे जो ये वायर जो लटके होते हैं जिसके आगे हुक अटैच होती है, इसको हम वायर रोप, जो कि पीछे एक ड्रम के साथ पूरी बांधी होती है, ये वायर रोप आ जाती है।
अब जो वायर रोप है तो ये भी वहाँ पे रिगिंग के अंदर रिगिंग केबल के तौर पे यूज़ की जा रही होती है। इसके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं और मटेरियल भी डिफरेंट होता है, मतलब मल्टीपल टाइप के मटेरियल से भी बन रही होती है, कुछ आपके स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं, कुछ आपका वहाँ पे लोहा वगैरह होता है, मल्टीपल टाइप के मटेरियल से इसको बनाया जाता है। और इसके अंदर वहाँ पे जो इसका साइज़ है, जो टोटल डायमीटर होगा वो इसकी कैपेसिटी के बारे में बताएगा। इसका जो डायमीटर है वो भी 3/4 इंचेस से स्टार्ट हो जाता है और ये मैक्सिमम आपका 4 to 5 इंचेस तक जा रहा होता है। अब वहाँ पे 4 to 5 इंचेस मीन आपकी इतनी वायर रोप वहाँ पे मौजूद होती है, जो कि वहाँ पे लिफ्टिंग के लिए, जो कि आपका 400-500 टन का वेट है उसको उठाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वायर रोप की वो किस तरह पता चलेगी? एक तो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग पता चलेगी, जितना उसका डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। सेकेंड चीज़, उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, वो मटेरियल उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करेगा। थर्ड, उसके अंदर जो स्टील का ग्रेड है वो कौन सा यूज़ किया जा रहा है। अब जैसे आपको पता है कि जब भी आप लोहे की कोई चादर ही, ये जो छतों के ऊपर चादरें लगती हैं टीन की, तो इनको आप देखते हैं तो कुछ होती हैं जो कि एकदम से जंग पकड़ लेती हैं, कुछ होती हैं जो कि 15-20 साल तक बिल्कुल सही रहती हैं, उनके ऊपर से कलर भी डैमेज नहीं होता। अब ये ग्रेडिंग है, जो कि ग्रेडिंग उनकी क्वालिटी को बता रही होती है। और जब आप वायर रोप को बनाते हैं तो उसके अंदर भी उसके अंदर जो स्टील का ग्रेड यूज़ किया जा रहा है वो उसकी कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद जो वायर रोप है तो इसके जो फिनिशिंग है वो किस तरह की है, स्टेनलेस स्टील से की गई है, ब्राइट स्टील से की गई है या ग्लेवेनाइज्ड है, किस चीज़ से इसकी कोटिंग वगैरह की गई है जो कि इसको सेव कर रही है, एक्सटर्नल जो वेदर कंडीशन है उनसे भी बचा रही है। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है वो कितने यूज़ हुए हैं, मतलब इसके अंदर कितने वहाँ पे हेक्सेस वगैरह हैं, और जो वायर रोप का साइजेस हैं उसके अंदर 6 × 19, 6 × 36, जिस तरह ये आप बिजली की तार यूज़ कर रहे होते हैं ना, 329 की यूज़ कर रहे होते हैं, 729 की यूज़ कर रहे होते हैं। अब 329 का मतलब है कि इसके अंदर जो वायर्स होंगी, कॉपर की जो वायर्स है वो 3 मौजूद होती हैं, और जो 7 होती है उसके अंदर 7। इसी तरह इसके जो स्ट्रैंड्स वगैरह हैं तो वो मोस्टली अगर आपके 6/19 है तो उसके अंदर 6 स्ट्रैंड होंगे, अगर दूसरी 6/36 है तो 6 स्ट्रैंड होंगे, और उनके अंदर जो बारीक वायर्स होंगी वो 36 होंगी। अब जो वायर है तो वायर को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर मल्टीपल जो स्ट्रैंड्स हैं उनको क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, और उसके बाद वो वायर बन रही होती है। और उसका जो एक स्ट्रैंड बनाया जा रहा होता है तो उस एक स्ट्रैंड के अंदर भी मल्टीपल स्मॉल वायर्स ही होती हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर बता रही है कि उसके साइजेस वगैरह किसके अकॉर्डिंग होंगे, और उसके अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है वो वेरी करता जाएगा, और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी वेरी करेगी। अब इसके अंदर भी जो चीज़ें आपने चेक करनी है वो कौन कौन सी हैं। एक तो इसके अंदर कट नहीं लगा होना चाहिए, सेकंड इसके अंदर जंग नहीं लगा होना चाहिए, उसका वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की इसके अंदर नॉट नहीं होनी चाहिए, बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए, और इसको वहाँ पे कोई मशीन वगैरह या कोई हैवी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिर के इसको वहाँ पे प्रेस ना कर दे। ये कंडीशंस इसके अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए, और इन कंडीशंस को देखते हुए वायर रोप को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको आगे यूज़ किया जाएगा। और क्रेन सेफ्टी ऑफिसर जो है तो वो इन तमाम चीज़ों को चेक करेगा। नॉट जो गिरा लगी होती है, गिरा। क्लियर हो गया यहाँ तक? काफ़ी है।